अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इलेक्शन कमीशन और इंतजामिया की तरफ से तहरीक इंसाफ को टारगेट किए जाने का सिलसिला जारी है, मगर अहम बात यह है कि उन्हें मुसलसल अदालतों से रिलीफ भी मिल रहा है, जिसकी वजह से इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड की उम्मीद पैदा हो रही है। गुज़िश्ता हफ्ते साइफर केस में जमानत और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड के मुतालबे पर तहरीक इंसाफ को अदालत से रिलीफ मिला, मगर आज ही रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर ने साइफर केस में जमानत पर रिहाई से पहले ही तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की नजरबंदी के अहकाम जारी कर दिए। मगर ऐसे नजरबंदी के केसेस में अदालत ने पहले भी अहकाम जारी कर चुकी हैं और तहरीक इंसाफ के रहनुमा को रिलीफ दे चुकी हैं। और शाह महमूद कुरैशी के केस में भी आला अदालत से रुजू करने का ऐलान किया गया है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन फॉर्म छीनने का इल्जाम लगा दिया तो छुट्टी के दिन भी लाहौर हाई कोर्ट खुली और फिर तहरीक इंसाफ ने खुद दूसरी किसी भी जमात से ज्यादा कागजात नामजदगी जमा कराने का दावा किया। और आज भी पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ दे दिया है। आज तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर की। आज ही पेशावर हाई कोर्ट ने टेकअप की और फिर 4 घंटे से जायद समाअत करके इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कामरान हयात मियां खेल ने अपने फैसले में लिखा है कि दोनों इतराफ के दलाइल सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि चूंकि आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होने हैं और इंतखाबी निशान अलॉट करने की आखिरी तारीख 13 जनवरी है और एक जमात को उसके इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया है, जिसका मतलब यह है कि अवाम में से जो लोग दरख्वास्त गुजार की जमात को वोट देना चाहते थे उन्हें मर्जी से वोट देने के हक से महरूम कर दिया गया है। अदालत हुक्म देती है कि तमाम फरीकैन को 9 जनवरी 2024 के लिए नोटिस जारी किए जाएं और इस दौरान इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का हुक्मनामा मुअत्तल रहेगा, जबकि इलेक्शन कमीशन को मजीद ये हिदायत भी दी जाती है कि वो तहरीक इंसाफ के सर्टिफिकेट को अपनी वेबसाइट पर शाया करे और तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बहाल करे। ये हुक्मनामा 9 जनवरी 2024 तक नाफिजुल अमल रहेगा। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रदम करार देने और पार्टी निशान वापस लेने के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कामरान हयात मियां खेल ने समाअत शुरू की तो PTI के वकील अली जफर ने दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। PTI को कहा गया कि 20 दिन के अंदर इंतखाबात कराएं। 3 दिसंबर को इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए गए। इलेक्शन कमीशन ने माना कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए हैं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात पेशावर में हुए। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के बारे में कहा कि ठीक हुए हैं और सर्टिफिकेट भी दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंतखाबात हुए लेकिन जिसने कराए वो ठीक नहीं है। पार्टी इंतखाबात कराने वाले इलेक्शन कमिश्नर पर एतराज़ आ गया और हमारे इंतखाबात का रदम करार दे दिए गए। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर गैर कानूनी और गैर आईनी है, जिसके तहत PTI से इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया गया। अब हम इंतखाबात में सियासी जमात की हैसियत से हिस्सा नहीं ले सकते। मखसूस नशिस्तें भी सियासी जमात को बगैर इंतखाबी निशान नहीं मिल सकती। एक सियासी जमात को आम इंतखाबात से बाहर कर दिया गया। इंतखाबी निशान से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रदम करार नहीं दे सकता है। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पार्टी इंतखाबात के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने कैसे तैनात कर दिया। आइन का आर्टिकल 17 कहता है कि हर किसी को एसोसिएशन और यूनियन बनाने का हक है। यूनियन और एसोसिएशन के पास अपने अहदेदार मुंतखब करने का हक है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इंतखाबी निशान आर्टिकल 17 का अहम जुज़ है। इलेक्शन कमीशन के पास पार्टी के अहदेदारान के इंतखाब पर सवाल का हक नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियारात दे दिए गए तो आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी होगी। कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बाद 7 दिनों में पार्टी सरबरा इलेक्शन कमीशन को सर्टिफिकेट देगा। इलेक्शन एक्ट में भी नहीं लिखा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन का रदम करार दे सकता है। इलेक्शन कमीशन को 7 दिनों में सर्टिफिकेट वेबसाइट पर शाया करना होता है। जब पार्टी सर्टिफिकेट जारी होता है तो वो इंतखाबी निशान के लिए अहल हो जाती है। अगर पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट नहीं देती तो पार्टी को शोकॉज नोटिस जारी किया जा सकता है। शोकॉज के बावजूद अगर पार्टी ने तफसीलात नहीं दी तब पार्टी से इंतखाबी निशान लिया जा सकता है। ये कहीं नहीं लिखा कि इलेक्शन कमीशन सूमोटो ले सकता है। पार्टी अहदेदारों के बारे में इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात नहीं हैं। सियासी पार्टी कोई हुकूमती इदारा नहीं होता, ये अवाम की एक तंजीम होती है। इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है और सुप्रीम कोर्ट कई फैसलों में यह करार दे चुकी है। अगर सियासी जमात के अरकान में कोई इशू है तो वो सिविल कोर्ट में जाएगा। PTI के 8 लाख से ज़ायद अरकान हैं, उनमें से किसी ने एतराज़ नहीं किया। जस्टिस कामरान हयात मियां खेल ने इस पर सवाल किया कि इस केस में जो दरख्वास्त गुजार थे उनका इलेक्शन कमीशन फैसले में जिक्र है, ये कौन है। बैरिस्टर अली जफर ने जवाब देते हुए कहा कि जो दरख्वास्त गुजार थे वो PTI के रुकन ही नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन तो खुद फरीक बन गया है।
इलेक्शन ना कराने पर सिर्फ जुर्माना है, ऐसी कोई सख्त सजा नहीं है, लेकिन हमें यहाँ इलेक्शन से बाहर निकाला जा रहा है। अगर इलेक्शन कमिश्नर या प्रिजाइडिंग अफसर गलत मुकर्रर हो तब भी इलेक्शन कमीशन ऐसा फैसला नहीं दे सकता। जस्टिस कामरान हयात मियां खेल ने सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि उमर अयूब तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल नहीं है, तो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे मुकर्रर कर दिया। बैरिस्टर अली जफर ने जवाब में कहा कि ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देने के लिए कोई ग्राउंड ही नहीं है। अगर किसी को एतराज़ है तो वो सिविल कोर्ट में जा सकता है। आईन और कानून ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन का ये अख्तियार ही नहीं है। आसमा जलानी सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन केस में ये क्लियर किया गया है। कल को इलेक्शन कमीशन कहेगा कि 1997 में जिसको मुंतखब किया गया था वो गलत था, तो फिर क्या होगा। अगर इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात में मुदाखलत शुरू कर देगा तो फिर ये जमहूरियत के लिए नुकसानदेह होगा। अगर आपने एक पार्टी से निशान ले लिया तो इसका मतलब है कि आप उसको रोक रहे हैं। जैसे कामरान हयात मियां खेल ने मज़ीद सवाल किया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक आपकी अपनी पार्टी के क्या रूल्स हैं। बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया कि हमारी पार्टी के अपने रूल्स हैं। चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल के लिए खुफिया बैलेट पेपर के जरिए इंतखाबात होते हैं। इस मौके पर पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज करने वाले दरख्वास्त गुजारों के वकील ने कहा कि पार्टी को निशान तब अलॉट होता है जब वो इलेक्शन कराए और सर्टिफिकेट जमा कराए। जस्टिस कामरान हयात मियां खेल ने इस मौके पर अहम रिमार्क्स देते हुए कहा कि इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया है, अब तो इंतखाबी निशान नहीं रोक सकते। इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया है, निशान देना होगा। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि पार्टी का अपना तरीकाकार है, पार्टी के अंदर से लोगों को लाना होता है। जस्टिस कामरान हयात मियां खेल ने अली जफर से सवाल किया कि आपका आखिरी इंट्रा पार्टी इलेक्शन कब हुआ था, तो अली जफर ने कहा कि 2017 में आखिरी इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ। 2019 में हमने पार्टी आइन में तरमीम की। जून 2023 में हमने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नए आइन के मुताबिक कराए। फिर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात को कलअदम करार देकर 20 दिन में इलेक्शन कराने का कहा। 20 दिन में इलेक्शन कराए तो फिर कहा जाता है कि आपकी पार्टी में कोई है नहीं। अब इलेक्शन शेड्यूल जारी हुआ है और कागजात जमा हुए हैं। इलेक्शन में मखसूस नशिस्तें भी होती हैं। अगर पार्टी निशान नहीं है तो उसका क्या होगा। हमें निशान अलॉट किया जाए ताकि हम अपने उम्मीदवार को टिकट जारी कर सकें। जब तक केस का फैसला नहीं होता उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करके हमें निशान दिया जाए। जस्टिस कामरान हयात मियां खेल ने फिर सवाल किया कि जब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने इस्तीफा दिया तो क्या इसकी कोई तहरीर मौजूद है, तो चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने जवाब दिया कि असद उमर को गिरफ्तार किया गया तो फिर वो आए और पार्टी के ओहदों से इस्तीफा दे दिया। तमाम मीडिया ने इसको कवर किया है। जस्टिस कामरान हयात मियां खेल ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल सनाउल्लाह से मुकालमा करते हुए कहा कि आज केस मोशन में है, आप ना आते तो हम उनको सुनते और अबूरी रिलीफ पर फैसला कर देते। अगर आज सिंगल बेंच नहीं होता तो आज इसका फैसला करते। अब आप आ गए हैं तो आपको सुनेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इंटरिम रिलीफ अगर दिया गया तो ये तो पूरी दरख्वास्त पर फैसला होगा। जैसे कामरान हयात मियां खेल ने रिमार्क्स दिए कि ये तो इलेक्शन कमीशन एक पार्टी को इलेक्शन से आउट कर रहा है। अगर अदालत कल इस नतीजे पर पहुंचती है कि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर ठीक नहीं तो फिर क्या होगा। यहाँ तो ये नजर आ रहा है कि एक सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर किया जा रहा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अभी छुट्टियां हैं, इस केस को छुट्टियों के बाद सुन लें। जिससे कामरान हयात मियां खेल ने सवाल किया कि आप बताएं कि पाकिस्तान में कितनी सियासी पार्टियां हैं, तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि 175 पार्टियां हैं। जिस कामरान हयात मियां खेल ने सवाल किया कि क्या किसी और पार्टी को नोटिस जारी किया गया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार है, मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स आने तक फैसला दे सकता है। जिस कामरान हयात मियां खेल ने रिमार्क्स दिए कि 2018 इलेक्शन में इस पार्टी ने हिस्सा लिया तो ये एक रजिस्टर्ड पार्टी है। रजिस्टर्ड पार्टी ने इलेक्शन करवा कर सर्टिफिकेट दिया, फिर कैसे कहा गया कि ये ठीक नहीं है। हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाबात कराए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि कोई ये नहीं कह सकता कि इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ है। इस बात पर एक खातून वकील के हंसने पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि हम हंस नहीं रहे, यहाँ दलाइल दे रहे हैं। क्या यहाँ मैं मजाक के लिए खड़ा हूँ जो ये हंस रही हैं? आप इन्हें कहें कि यहाँ से शट ऑफ हो जाएं। जैसे कामरान हयात मियां खेल ने इस पर खातून को हिदायत की कि बीबी आप एक तरफ बैठ जाएं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मजीद दलाइल में कहा कि इनको क्या जल्दी है, अभी तो इंतखाबी निशान अलॉट करने में वक्त है। ये केस डबल बेंच सुनेगा, इसे चीफ जस्टिस के सामने रख दें। जिससे कामरान हयात मियां खेल ने रिमार्क्स दिए कि चीफ जस्टिस है नहीं तो क्या करेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब आप लोग आए हैं, हमने आपको सुना, अब तो कुछ करना होगा। आप ना आते तो हम इसे 2 जनवरी के लिए डिवीजन बेंच में भेज देते। पार्टी उम्मीदवारों को कब तक टिकट जारी करना है, इसकी आखिरी तारीख क्या है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। जस्टिस कामरान हयात मियां खेल ने रिमार्क दिए कि अगर पार्टी से इंतखाबी निशान ले लिया जाए तो फिर क्या रह जाता है। मुस्लिम लीग नून से शेर, पीपल्स पार्टी से तीर, JUI से किताब वापस ले ली जाए तो क्या होगा। इसके बाद अदालत ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रद्द करार देने और पार्टी का इंतखाबी निशान वापस लेने के इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया और करार दिया कि केस का फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल रहेगा। छुट्टियों के खत्म होने के बाद पहले डबल बेंच में केस सुना जाएगा। फैसला सुनने के बाद मीडिया से बात करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि आज अदलिया ने PTI के खिलाफ साजिश में आखिरी कील लगा दी है।
आज पेशावर हाई कोर्ट ने हमारा निशान बहाल नहीं किया, बल्कि 25 करोड़ अवाम का अदलिया पर एतमाद बहाल किया है। आज पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के सिंबल और इलेक्शन के खिलाफ, पीटीआई के पाकिस्तान में 70% सपोर्टरों के खिलाफ जो साजिश हो रही थी, आज उस साजिश पे आखिरी केल अदलिया ने लगा दी है। वो साजिशें ख़त्म हो गई। हमारा सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट ने सिंबल रिस्टोर नहीं किया, बल्कि 25 करोड़ अवाम का एतमाद अदलिया पे रिस्टोर किया है। ये वही वाहिद अदलिया है जिस पे हमेशा हमें एतमाद रहा है कि हम अदलिया के पास जाएंगे, हम कानूनी आईनी जंग लड़ेंगे। हमारे साथ ज्यादतियाँ हो रही है, हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, लेकिन हमने बारहा कहा था कि हमें अदलिया पे एतमाद है, हर जज पे एतमाद है और इंशाल्लाह अदलिया इंसाफ करेगी। और आज अदलिया ने इंसाफ कर लिया है। हमारे साथ रहनुमा तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई इमरान खान और पार्टी के वकील सरदार लतीफ़ खोसर साहब मौजूद हैं। खोसर साहब बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए। खोसर साहब, ज़रा आपने हमारे पिछले हफ्ते प्रोग्राम में कहा था कि मायूसी की बात नहीं करनी चाहिए, आपको उम्मीद है कि अदालत से रिलीफ मिलेगा, बल्ले का निशान भी रहेगा, पार्टी इलेक्शन भी लड़ेगी। आप समझ रहे हैं कि ज़ाहिर इंतजामिया तो अब नज़र आ रहा है कि वाज़ेह तौर पर एक अग्रेसिव उनका एक एक्शंस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, मगर अदालतों से चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट्स हो, एक ऐसा रिलीफ मिल रहा है जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ लेवल प्लेइंग फील्ड की किसी न किसी हद तक उम्मीद कर सकती है। बिल्कुल, मेरा यकीन से मुझे ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर इलेक्शन मुमकिन नहीं है। और आपने देखा कि जब साइफर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया तो जस्टिस असर मिनल्ला साहब के नोट को ज़रा फिर से पढ़ लीजिएगा। इतनी खूबसूरती से उन्होंने अहाता किया है कि पाकिस्तान जब से मारज़ वजूद में आया है हमारी जमहूरियत के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि एक बड़ी पार्टी के सरबराह हैं और दूसरे शाह महमूद कुरैशी साहब एक सीजनड पॉलिटिशियंस हैं और उनके बगैर भी जो है इलेक्शन का इनेकाद और वोटर्स को उन हक के राय दही से महरूम रखना उनकी चॉइस के, ये जमहूरियत के नफ़ी होगी। सो इसलिए कोई शायबा नहीं है कि इंशाअल्लाह अदालतें जो है आइन की पासदारी करते हुए उन्होंने हल्फ उठाया हुआ है, लिहाजा वो आइन को अमलदारी तो साहब इतना सारा मरहला हो गया। आपके ज़ाहिर कागजात नामजदगी पे पहले शिकायत आप लोगों की तरफ से आई कि जो इंतज़ामिया है वो नॉमिनेशन पेपर छीन रही है, मगर फिर अदालत ने स्टेप इन किया, हाई कोर्ट्स खुली रहीं और जो दूसरी जमातों से ज़्यादा नॉमिनेशन पेपर्स तहरीक इंसाफ ने फाइल किए हैं, बल्ले के निशान पर भी, फिर साइफर केस में ज़मानत के मामले पर, फिर पार्टी गई सुप्रीम कोर्ट कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला हो उस पर फौरी तौर पर अहकामात। आप समझ रहे हैं कि एक ऐसा रास्ता ज़रूर हमवार हो रहा है कि तहरीक इंसाफ कंपटीशन में होगी इलेक्शन में। तहरीक इंसाफ कंपटीशन, तहरीक इंसाफ के खौफ से बाकी पार्टियां जो हैं वो भागने की फरार अख्तियार कर रही हैं। कंपटीशन तो देखें उनके साथ बराबरों के साथ होता है। कोई अवाम के नज़दीक देखिएगा तो अवाम में आप कहीं भी चले जाएं 80 से 90% कोई गैलप पोल करवा ले वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है पाकिस्तान में। सो इसलिए कि इनके पास 20 माह का कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ये आवाम के पास लेकर जाएं जिसकी बुनियाद पर ये वोट का मांगने का भी हक रखें। और मेरे ख्याल में ज़िले सुबहानी जिनको लाया गया है या जो आए हैं चौथी मरतबा वज़ीर आज़म के लिए, वो अब ये कहेंगे कि मुझे क्यों बुलाया, और देखें कि इंशाअल्लाह अनकरीब वो वापस चले जाएंगे जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फुल स्विंग में आएगी इलेक्शंस में। क्योंकि कल मैं सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूँ और कल सुप्रीम कोर्ट से हम यही नालिश करेंगे कि वो जो उनकी कन्विक्शन की जो हद तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमारी पजीराई नहीं की उसको भी समाप्त कीजिएगा और उनकी कन्विक्शन को मुअत्तल करके उनको इमरान खान साहब की जो है नाअहली को ख़त्म किया जाए। और इंशाअल्लाह आज मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि इमरान खान की नाअहली ख़त्म हो जाएगी और इमरान खान साहब खुद इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे, क्योंकि इमरान खान के बगैर इलेक्शंस नहीं हो सकता है। और उसमें एक अहम बात यह है कि हमें जिस तरह ये नज़र आ रहा है कि आपको एक उम्मीद भी है सुप्रीम कोर्ट से, इसके अलावा चाहे वो 8 फरवरी के इलेक्शन की तारीख हो, तहरीक इंसाफ की पटिशन थी जिस उमरता बदियाल के दौर में आई, बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरफ से अपील की गई कि उसको टेकअप करें, नहीं किया।
फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस बने और उन्होंने बनते ही बेंच भी तश्कील दिया और ये मामला भी हुआ। फिर और 8 फरवरी की तारीख भी मिली, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला हो, साइफर केस में जमानत का मामला हो। उसके बावजूद हमने कुछ रहनुमा देखा है तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर कि जस्टिस काजी फाइज साहब पर फिर भी वो तनकीद करते नजर आते हैं। आप समझते हैं फेयर तनकीद होगी? क्योंकि बेंच बनना, इसके अलावा तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलना, इंतजामिया एक तरफ जो सख्ती कर रही है, क्रैकडाउन कर रही है, दूसरी तरफ अदालत से रिलीफ मिल रहा है उन्हें। देखिए, सख्ती तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है मेरे अपने ज़िले में, और मेरी बहू को उठा लिया गया। तो सख्ती तो बिल्कुल है, लेकिन आपने सही कहा कि इस तमाम सख्ती के बावजूद, तमाम इस्तेहसाली हरबों के बावजूद हमारे कैंडिडेट्स को रोका गया, उनके प्रपोजर और सेकेंडर को रोका गया, बल्कि कई जगह पे 216 के पर्चा दर्ज करके और प्रपोजर सेकेंडर को अंदर कर दिया गया है, और उनके जो है नॉमिनेशन पेपर्स भी फाड़ दिए गए हैं। और मैंने खुद जाके जो है नारोवाल में जाके मैंने पार्टी के जो जिनको इनकार कर रहे थे, मैंने खुद जाके दाखिल करवाए। तो इसलिए इसके बावजूद इस चीज़ से ही आप अंदाज़ा कीजिएगा कि सबसे रिकॉर्ड हाईएस्ट जो कैंडिडेट्स हैं वो इन इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। और इस कदर तशद्दुद के और इस कदर जो है इस्तेहसाल और इस कदर घुटन और इस कदर इस घिनौने माहौल में भी पीटीआई के कारकुन आए हैं और उन्होंने कागजात नामजदगी दाखिल करवाए। इसी से आप उसकी मकबूलियत का अंदाज़ा कर लीजिएगा। अब इनके पास एक ही रास्ता था कि किसी तरीके से सिंबल ना हो ताकि बल्ले का निशान ना हो इलेक्शन वाले दिन, और वो इनकी जो है आस पर इसलिए पानी फिर गया क्योंकि इलेक्शन कमीशन माशाल्लाह रात को 12 बजे उन्होंने वो उस वक्त फैसला सुनाया जब अगले 3 दिन छुट्टियां थी। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है चर्चे किए कि जी बहुत अच्छा हो गया और बहुत अच्छा फैसला है और तहरीक इंसाफ अपने अंजाम को पहुंची वगैरह वगैरह। तो वो इनकी खुशियों पर जो है पानी फिर गया है। अब माशाल्लाह ये राय फरार ही तलाश करेंगे क्योंकि 2/3 से कोई रोक नहीं सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन मौजूदा 8 फरवरी को जीतने से। देखें, 8 फरवरी का जो उन्होंने यकीनी बनाया है, बल्कि अतर मिन्नल्लाह साहब के नोट ने तो उसे सील कर दिया, तो ये खुशाइंद है, हम इसे वेलकम करते हैं। और मुझे ये भी बताइएगा कि अब ये तय है क्योंकि ज़ाहिर एक सिंगल बेंच का फैसला है, आगे जाके डिवीजन बेंच अगर इसको देखता है, 2 रुकनी बेंच देखता है, आगे मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, अगर इलेक्शन कमीशन इसको चैलेंज करता है कि अब इस बात में कोई शक है नहीं कि अदालत से रिलीफ ही मिलेगा और बल्ले का निशान बहरहाल मैदान में होगा, अब इस बात में कोई डाउट नहीं है तहरीक इंसाफ को? बिल्कुल इंशाअल्लाह यही तवक्को है और यही कानून की मंतहा है और यही वाक़यात और जो शवाहिद हैं इसी चीज़ के मुतकाज़ी हैं। खानदादा साहब ये खातिर जमा रखें, इंशाअल्लाह देखें बल्ले के बगैर इलेक्शन नहीं हो सकता, ना दुनिया मानेगी ना पाकिस्तान मानेगा। इमरान खान को माइनस करना कोई जवाज़ नहीं बनता है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने भी माइनस किया था, बेनज़ीर को माइनस किया था, नवाज शरीफ को। इसलिए ये इना की तस्कीन होती है, इनकी बड़ी बदकिस्मती है। और अतर मिन्नल्लाह साहब ने इसी अपने नोट में जो है इसी चीज़ को उजागर किया है। कभी हम किसी प्राइम मिनिस्टर को फांसी लगा देते हैं, किसी को नाअहल कर देते हैं, किसी को पाबा सलासल कर देते हैं। हम जमहूरियत से कब खिलवाड़ बंद करेंगे? बहुत शुक्रिया गुज़र साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। ये दावा भी कर रहे हैं कि अब तहरीक इंसाफ को 2/3 मेजॉरिटी लेने से कोई नहीं रोक सकता। नून लीग के सारे सूरत हाल को कैसे देख रही है, बात करेंगे रासनौला साहब से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। बल्ले का निशान वापस मिला है, अदालत का फैसला आया है, तहरीक इंसाफ अब 2/3 मेजॉरिटी की दावेदार हो गई है। नून लीग हमारे साथ मौजूद है। राना सनौल साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, आप ये समझते हैं कि जिस तरीके से इंतज़ामिया टारगेट कर रही है तहरीक इंसाफ को, फिर अदालत से उन्हें रिलीफ मिल जाता है, ये विक्टिम भी वही हैं, रिलीफ भी अदालत से उनको मिल रहा है, आपका नुकसान ही हो रहा है, फ़ायदा कोई नहीं हो रहा है, जो भी इसके मास्टरमाइंड है ये जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ किया जा रहा है? देखें शाहजेब, ना तो हम उनको टारगेट कर रहे हैं, ना वो हमारे विक्टिम हैं। अगर उनके ख़िलाफ़ कोई दावा है या उनके ख़िलाफ़ कोई प्रोसिक्यूशन है तो वो उनका किया धरा है, कोई हमारे कहने पे उन्होंने नहीं किया। तो मामला ये है कि हमें इस बात से कोई सरोकार नहीं है। उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसा केस नहीं है जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो, या हमने बनाया हो, या हम उसमें मदई हों, या हम उसमें गवाह हों।
तो राणा साहब जो कर रहे हैं, जो उन्होंने किया, राणा साहब, क्योंकि आपने उनका अपना किया दर, आपने तो हमारे पिछले प्रोग्राम में कहा था, हमारा कोई तल्लुक नहीं है। राणा साहब, आपने हमारे पिछले प्रोग्राम में कहा था कि पीटीआई के पास बल्ले का निशान होना चाहिए, मुकाबला होगा, हम कर लेंगे मुकाबला, बाकी जो उनके केसेस हैं वो चलें। फिर इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान लिया, फिर उनका दावा कि जी हमारे जब नॉमिनेशन पेपर्स फाइल हो रहे थे तो फॉर्म छीने जा रहे थे, फिर अदालत खुली इतवार के दिन, जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था वो आज पेशावर हाईकोर्ट ने उसको सस्पेंड किया। तो ये जो कुछ हो रहा है, फिर जो कर रहे हैं, आप कम से कम उनसे कहेंगे कि भाई आप ना करें, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो आपसे हो नहीं रहा है और कोई सियासी फायदा नहीं हो रहा है आपको इसका। नहीं शाहजेब, हम तो कुछ कर नहीं रहे ऐसा, और बाकी मामला ये है कि ये एक ड्रामेबाज पार्टी है। ये पार्टी जो है ये ड्रामे करना जानती है, ड्रामे करती रही है सोशल मीडिया पे और मीडिया पे। इस किस्म के ड्रामे करने के अलावा इनको और काम कोई नहीं है। मामला ये है कि ये ड्रामा कि जो हमारे कागज़ छीने जा रहे हैं, हमारे कागज़ दाखिल होने नहीं दिए जा रहे हैं। बताएं ना कितने लोगों के कागज़ जो हैं वो छीने गए हैं, और कितने लोग हैं जो वो कागजात जमा करवाने से जो है वो रह गए हैं, और कौन सा इनका उम्मीदवार है जिसके कागजात जो है वो रिजेक्ट हो गए हैं। सबकी स्क्रूटनी भी पास हो रही है, सबके कागजात भी जो है वो जमा हो गए हैं, बल्कि एक एक हल्के से उनके अपने भी, उनकी बीवियों के भी, बहनों के भी, भाइयों के भी साथ जो है वो जमा हो गए हैं। छीन के पता नहीं कौन से कागजात जो है वो लेके जा रहा था। खामखा जो है वो ड्रामा और सोशल मीडिया पर शोर बरपा था कि जी हमारे कागज़ छीने जा रहे हैं, हमारे कागज़ छीने जा रहे हैं। फिर कहा जा रहा था हमारे सेकेंडरी प्रपोजल को पकड़ा जा रहा है। वो भाई फॉर्म तो आपने भर के जमा नहीं करवाए, पहले किसी को कैसे पता चल गया कौन आपका प्रपोजर है, कौन आपका सेकेंडर है? ये सारे ड्रामे कर रहे हैं। जब कैंपेन शुरू होगी इंशाअल्लाह ताला 10 जनवरी के बाद, अगले 10 दिन में इनको पता चल जाएगा कि इनके ये कहाँ पे खड़े हैं। और मैं आपको ये बात दावे से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम पंजाब में 100+ सीटें जो है वो नेशनल असम्बली की जो है वो उनके ऊपर कामयाब होने जा रहे हैं। और ये एग्जैक्टली मैं उस वर्किंग की बुनियाद के ऊपर बात कर रहा हूँ जिस वर्किंग को के बाद हमने अपने जो है वो लोगों को टिकट जारी किए हैं। एग्जैक्टली आपकी कैंपेन जब शुरू होगी उससे पहले आपकी जमात को बयानिया बनाने से किसने रोका है? नवाज शरीफ साहब वापस आए, उसके बाद से हमने कोई नहीं देखा कि ऐसी बात हो जिसकी वजह से वो कोई मीडिया के हेडलाइंस में अपना बयानिया बना रहे हों। मरियम नवाज साहिबा खामोश, आपकी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, किसी टॉक शो में नहीं जाती मरियम औरंगजेब साहिबा, वो ना बतौर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहीं नजर आती थी ना उसके बाद कहीं नजर आती हैं। आप जैसे रहनुमा जरूर आके पार्टी का दिफा कर रहे होते हैं। मीडिया स्क्रीन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ कार्रवाई करता है तो तहरीक इंसाफ मीडिया पर, फिर जब अदालत उसको फैसले को खत्म करती है तो तहरीक इंसाफ। आप लोग एग्जैक्टली हैं कहाँ जो आपके 10 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं कि उसके बाद आप बयानिया बनाएंगे और क्या कैसे उस पर कामयाब रहेंगे? नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि हम कहाँ हैं। हम रोज़ाना कोई 10-10, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं और सियासी काम कर रहे हैं, और वो काम कर रहे हैं जो इलेक्शन का काम है, वो काम कर रहे हैं जिसके ऊपर इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन सोशल मीडिया पे होना है या इलेक्शन जो है वो मीडिया के टॉक शोज़ के ऊपर होना है कि हर वक्त जो है वो ये टॉक शोज़ के ऊपर बैठे हैं, हर वक्त जो है ये सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, वोट वहाँ पे पड़ने हैं सोशल मीडिया के ऊपर, या सोशल मीडिया की वो जो क्या कहते हैं पोस्टें और वो जो ट्रेंड बनता है उसको गिन के फैसला होगा कि कौन जीता है कौन हारा है। और हम ये जो 12-12, 14-14 घंटे जो हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर जो है वो इलेक्शन होना है। हम 21 अक्टूबर के बाद जो है हमने इतना काम किया है कि शायद इससे पहले हमने पूरे 1 साल में इतना पॉलिटिकल वर्क जो है वो नहीं किया। नवाज शरीफ साहब खुद 10-10 घंटे जो है वो मुसलसल मीटिंग में बैठे हैं और एक एक ज़िले का हमने 200-200 बंदा जो है वो इंटरव्यू किया है। और उसके बाद जो है एग्जैक्टली हमने जो है वो टिकटों के ग्राउंड पर इलेक्शन तो ये है ग्राउंड पर स्ट्रेटजी ये है, ग्राउंड पर काम करने की अहमियत है, मगर क्या आपकी पार्टी अभी भी और मीडिया के ऊपर जो है जो बातें बना रहे हैं इससे इलेक्शन हो जाएगा? ग्राउंड पर काम की अहमियत है, मगर क्या आपकी पार्टी फिर या तो पास्ट में रह रही है या फिर तहरीक इंसाफ का मुकाबला ना करने की वजह से आप ये बयानियां दे रहे हैं कि सोशल मीडिया पर या फिर मीडिया पर? क्योंकि मरियम नवाज साहिबा बहरहाल सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हुआ करती थी, अब उन्हें पता चला है, या फिर आपकी जो पार्टी की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं वो एक ज़माने में फिर भी टॉक शो आज जाके उन्हें पता चला कि नहीं ये नहीं होता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो फिर ठीक है, ये फील्ड अगर आप पीटीआई के पास छोड़ रहे हैं वो इसलिए छोड़ रहे हैं कि आप मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए छोड़े, इसका फायदा नहीं, और आगे जाके आपको पता चलेगा कि इस पर आपको कितना नुकसान हो रहा है। नहीं शाहजेब, आप मुझे बताएं कि अगर तो ये मुकाबला जो है ना ये मीडिया के ऊपर होना है,
अगर ये मुकाबला इस बात के ऊपर होना है कि किसने कितने टॉक शो किए हैं या किसने कितना जो है वो पोस्टें लगाई हैं सोशल मीडिया के ऊपर, अगर तो इसके ऊपर इलेक्शन का रिजल्ट मरतब होना है तो फिर ठीक है, फिर आपकी बात दुरुस्त है। मगर राना साहब ये बात आपके इल्म में है कि सोशल मीडिया का एक प्रेशर पड़ता है, इदारों पर भी पड़ता है, सोशल मीडिया इसीलिए ट्वीट्स डिलीट हो रहे होते हैं, इसीलिए प्रोग्राम से सेगमेंट हो रहे होते हैं, होता है। 450 खवातीन को इंटरव्यू किया है, तो क्या वो इलेक्शन वर्क नहीं है, वो पॉलिटिकल वर्क नहीं है? मतलब उस पर भी एतराज उठ रहा है कि जो आपके क्लोजेस्ट लोग हैं उनको, या फिर जो पार्टी के देरीना रहनुमा हैं उनको इग्नोर करके जो पर्सनल चॉइसेस हैं, जो पर्सनल लोग करीब हैं, उनको ज़्यादा तरजीह दी जा रही है, उसके ऊपर भी एतराज उठ रहा है? नहीं, एतराज़ तो उठाने को हर बात पे उठाया जा सकता है, लेकिन आप मुझे बताएं कि कोई 70 के करीब हमने 80 के करीब जो है ख़वातीन के नाम जो है वो कोई तकरीबन एक हफ़्ते की अरकरेजी के बाद जो है वो फ़ाइनल की है। मैं ये नहीं कहता कि वो सिर्फ 80 ख़वातीन ऐसी हैं कि जो डिज़र्व करती हैं, उन 80 के अलावा कम से कम 200 ख़वातीन और होंगी कि जो कि उतनी ही कम्पिटेंट हैं और वो भी डिज़र्व करती थी। लेकिन मामला ये है कि आखिर उनमें से एक मखसूस एक स्पेसिफिक नंबर को जो है वो सामने लाना था। आप इन 80 नामों में से 58 हैं पंजाब असम्बली के और इसी तरह से कोई तकरीबन 20 हैं कौमी असम्बली के, बाकी दूसरे सूबों के हैं। इनमें से मुझे एक नाम आप बता दें कि जी ये डिज़र्व नहीं करता, मैं उसको आपको रीज़न बताऊंगा कि वो जो है वो डिज़र्व करता है। किसी को इस बुनियाद के ऊपर कि वो किसी की बेटी है या किसी की बहन है, ना उसका नाम लाया गया है और ना ही इस बुनियाद के ऊपर किसी का नाम जो है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। और राना साहब, आप कॉन्फिडेंट हैं कि इस वक्त आपकी पार्टी कोई बयानिए की जंग में कहीं कम्पीट कर पा रही है? आपके ख्याल में ग्राउंड वर्क पे काम करके आप पूरा इलेक्शन प्रोसेस में कामयाब हो पाएंगे? ये जो बयानिए की जंग है, जिसको आप बहुत प्राउडली फील करते थे कि जी नवाज शरीफ साहब का बयानिया है, अब आप कहते हैं इसकी ज़रूरत नहीं है, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या मीडिया पर हो, बस ग्राउंड पर काम करेंगे और इलेक्शन जीत जाएंगे। देखिए, ग्राउंड पे जो काम जो हमने इस वक्त किया है, जो हमने पूरे मुल्क में एक प्रोसेस किया है, देखें ये काम जो है वो किसी कमेटी के सपुर्द भी हो सकता था, कोई 2-4 बंदे जो हैं वो बैठ के जो है वो सारा काम कर सकते थे, लेकिन पार्टी लीडरशिप ने खुद इस बात को मुनासिब समझा कि वो अपने जो लोग हैं उनको एक एक को मिला जाए, सबको बिठाया जाए, सबको सुना जाए। यानी एक दिन में 400 लोगों को, 350 लोगों को बिठाना, उनकी बात सुनना, उसके ऊपर गौर करना, ये भी तो एक पॉलिटिकल जो है वो प्रोसेस है। तो पार्टी लीडरशिप ने इस बात को मुनासिब समझा और मैं एक सियासी कारकुन के तौर पे समझता हूँ कि ये बड़ा ज़रूरी अमल है। इससे सियासी जमातें जो हैं वो मजबूत होती हैं, इससे सियासी जमातों में जो काम करने वाले कारकुन हैं उनका जो है वो कॉन्फिडेंस बहाल होता है, उनका कॉन्फिडेंस जो है वो उसमें वो स्ट्रेंथ आती है। लेकिन मामला ये है कि जैसे ही हम इससे फ़ारग हो रहे हैं अगले 1-2 रोज़ में, उसके बाद सोशल मीडिया भी होगा, उसके बाद टॉक शोज़ भी होंगे, हम अपना मैनिफेस्टो जो है उसको अनाउंस करेंगे, बयानियाँ भी देंगे, स्लोगन भी देंगे, तमाम जो इलेक्शन के लवाज़मात है। अभी इलेक्शन जो है वो तो अभी शुरू होना है। मतलब अब आप अभी आप कहते हैं कि सोशल मीडिया और 35 दिन की कैंपेन होगी, आप कहते हैं कि सोशल देखेंगे कि हम इंशाल्लाह ताला उसको बेहतरीन तौर पे जो है वो इसको मतलब आप कहते हैं कि सोशल मीडिया और मीडिया की अहमियत नहीं है, मगर अब आप कह रहे हैं इसका मतलब है आपकी लेट बैक पार्टी है ना, पास्ट में जी रही है, सारे काम एक साथ नहीं कर सकती है, एक जगह फोकस कर रहे हैं तो बाकी 4 जगह फोकस नहीं कर सकते हैं, और जिसकी वजह से ऐसा नहीं है। मगर आप ये कह रहे हैं कि तो फिर ऐसा नहीं, देखें मामला ये है कि जो काम हम कर रहे हैं, मैंने कहा कि वो काम भी एक अहमियत का हामिल है। अगर उस काम को हमने अगर रोज़ करना है, 10-12 घंटे करना है, तो यकीनन फिर उससे जो है वो थोड़ा मीडिया के लिए स्पेस तो कम होगी, टाइम तो कम होगा, बट इट डज़ नॉट मीन कि उसकी अहमियत नहीं है, जो उसकी अहमियत नहीं है, या हम जो है वो सिर्फ इस प्रोपेगेंडे में और ड्रामेबाजी में लगे रहें जिस तरह से मगर राना साहब उनसे उनका बल्ले का निशान लिया गया, जो कि आज पेशावर हाई कोर्ट ने वापस किया। ये जो पूरा का पूरा एक प्रोसेस हुआ जिसमें इलेक्शन कमीशन ने काम किया और पेशावर हाई कोर्ट ने वापस किया, आपके ख्याल में इसका क्या तहरीक इंसाफ को नुकसान हुआ इलेक्शन के नैरेटिव में या फ़ायदा हुआ? नहीं, देखें, मैंने तो एक सियासी कारकुन के तौर पे मैं समझता हूँ कि निशान अगर नहीं मिलता, दूसरा निशान मिल जाता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मामला ये है कि इन्होंने जो इलेक्शन करवाया,
वो कितना शर्मनाक अमल किया है इन्होंने इलेक्शन करवाने का। इसे तो ना करवाते तो बेहतर था। और वो जो करवा के इन्होंने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया और इलेक्शन कमीशन ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो क्या वो जो है वो इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो क्या रीजनेबल नहीं है? मगर राज साहब, जिस तरीके से बाकी सारी जमातों ने इलेक्शन कराए हैं, जिस तरह बाकी सारी जमातों ने इलेक्शन कराए आप समेत, उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ पीटीआई को सिंगल आउट किया। सिंगल आउट करने के बाद उसे कलअदम करार दिया, दोबारा इलेक्शन कराने का कहा, दोबारा कराने के लिए 20 दिन दिए, फिर उन्होंने करा के जब वापस किया फिर बल्ले का निशान उनसे ले लिया। तो ये सब ठीक है, ये शर्मनाक काम नहीं किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। नहीं शाहजेब, ये प्रोपेगेंडा है। मामला ये है कि अगर कोई चीज़ चैलेंज हो, ठीक है, अगर बाकी जमातों ने इलेक्शन जो है वो इस तरह से करवाए, किसी ने चैलेंज नहीं किया, ठीक है, गुजर गए। लेकिन अगर कोई चैलेंज करे और गलती कोताही जो है वो ऑन द फेस ऑफ इट हो, तो फिर इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं नोटिस देगा, क्यों नहीं एक्शन लेगा? इनका इलेक्शन जो है उसको चैलेंज किया गया। ये हमारे इलेक्शन को चैलेंज करते, हम उसको जस्टिफाई कर दे, ना कर सकते तो हम भी जो है वो सजा भुगतते। तो राज साहब, उनका जो 2/3 मेजॉरिटी का दावा है आपका, इसके अगेंस्ट चैलेंज नहीं किया, आज आपके इलेक्शन को चैलेंज किया गया। तो राज साहब, ये 2-2.5 हफ्ते में हुआ है जाहिर है, और फिर हमने देखा किस तरीके से अदालत उससे, जब एक तरफ इंतजामिया क्रैकडाउन करती है, उस तरफ अदालत उनको रिलीफ भी दे रही है। आपके केस में नहीं मिल रहा था आप लोगों को 2018 में रिलीफ, बल्कि सुप्रीम कोर्ट तो बाकायदा तौर पर एक किरदार बनी हुई थी एस्टैब्लिशमेंट के साथ आप लोगों के खिलाफ जब क्रैकडाउन हो रहा था। अब जब रिलीफ मिल रहा है तो आपके ख्याल में ये सारा का सारा जो कुछ 2 हफ्ते में हुआ है इससे आपको फायदा हुआ है, या वाकई तरीके से आपका दावा दुरुस्त है कि वो स्ट्रांग हुए हैं जिसकी वजह से वो इलेक्शन में अब आपको टफ टाइम देंगे? नहीं, उनका दावा भी दुरुस्त नहीं है, इससे कोई स्ट्रांग या कमज़ोर होने वाली बात नहीं है। लेकिन हमारा इसके हमारे फ़ायदा या नुकसान, हमारा इससे कोई काम ही नहीं है, हमारा इससे कोई गर्ज ही नहीं है। ना उनका इलेक्शन करवाना हमारा काम था, ना उस इलेक्शन को सही करवाना हमारी जिम्मेदारी थी, ना उसको चैलेंज हमने किया, ना उसको जो है वो जस्टिफाई हमने करना था। वो ठीक है जो इन्होंने किया, हमें तो रिलीफ इसलिए नहीं मिलता था कि वो उसका बयान जो है वो जस्टिस सिद्दीकी ने जो बात की थी, जो उसने अपनी पिटीशन की है, उसमें मौजूद है कि हमें उस वक्त रिलीफ क्यों नहीं मिलता था। तो ये बड़े खुशकिस्मत है कि इनको रिलीफ जो है वो हाई कोर्ट से भी मिलता है, सुप्रीम कोर्ट से भी मिलता है, गुड टू सी यू भी मिलता है, और इनके लिए जो है वो जजेज़ जो है वो बहुत अच्छे कलमात भी कहते हैं, इनको हर किस्म की सहूलतें भी लेके देते हैं। हमने जब जेलें काटी हैं तो हमें तो वहाँ पे जो है वो मैट्रेस नहीं जो है वो देते थे, कंबल नहीं जो है वो सर्दियों में देते थे, इनको जो है वो वहाँ पे 5 स्टार होटल जैसी सहूलतें मिली हैं। तो ठीक है भाई, इनकी किस्मत है, हमने तो उसके ऊपर भी इतराज नहीं किया। किस्मत के मुताबिक उनको मिल रहा है, दें इनको। किस्मत इनकी अच्छी है या आपकी अच्छी नहीं थी कि जब आप लोगों के साथ हो रहा था तो जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस अजमत सईद शेख, जस्टिस आसिफ सईद खोसा थे, आज जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस याया आफरीदी हैं, ऐसे जजेस मौजूद हैं। बिल्कुल, जिन जस्टिस साहबान के अब आपने नाम लिए हैं ये बड़े मोतबर नाम हैं, उन्होंने हमेशा इंडिपेंडेंट फैसले किए हैं। काजी फाइज ईसा, अतर मिनल्ला, ये बहुत जो है वो इंडिपेंडेंट जज हैं, इन्होंने हमेशा बुनियादी हकूक़ के ऊपर और रूल ऑफ लॉ के ऊपर, मंसूर अली शाह साहब हैं, तो ये उनका पूरा एक कैरियर है। और बंदियाल साहब जो करते रहे हैं और जो साकिब निसार साहब यहाँ पे करते रहे हैं, ऐसे लोग जो है वो उनके मतलब भी सारी दुनिया जानती है कि वो किस किस्म के जज थे, और जो जज आज हैं उनके मतलब भी सभी जो है वो जानते हैं। तो ये बहरहाल ये किसी का केस अगर उस वक्त था तो अगर कहा जाए कि वो उसकी बदकिस्मती और जो आज है उसकी खुशकिस्मती, तो ये कहा जा सकता है। बहुत शुक्रिया साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। जबरी गुमशुदगियों और मावरा अदालत कत्ल के खिलाफ तुर्बत से शुरू होने वाला लॉन्ग मार्च अब इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर धरने में बदल गया है, और इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर 5वें दिन भी एहतजाज जारी रहा। पीर को हुकूमत ने ऐलान किया था कि हुकूमती कमेटी के मुज़ाकरात और अदालत के फैसले की रोशनी में एहतजाज करने वाले तमाम अफराद को रिहा कर दिया गया है, जबकि मार्च के मुंतज़मीन का कहना है कि हमारे 100 से ज़ायद अफराद अभी भी पुलिस की हिरासत में हैं, जबकि बाद अफराद के बारे में मालूमात भी नहीं मिल रही हैं। मार्च के मुंतज़मीन का कहना है कि हुक्काम ने इतवार की रात को 130 मुजाहिरीन को रिहा किया था, लेकिन हुकूमती ऐलान के बरक्स पीर के दिन किसी को भी रिहा नहीं किया गया है। बलोच यकजहती कमेटी के सोशल मीडिया पर जारी बयान के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने हमें इस्लामाबाद पहुँचने पर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और हमारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें तकरीबन 80 बच्चे, खवातीन और 200 से ज़ायद नौजवान थे। इतवार की रात खवातीन और बच्चों को रिलीज़ करने के बाद उन्हें इस्लामाबाद से ज़बरदस्ती
निकालने की कोशिश की गई, लेकिन हमने 7 से 8 घंटे मुज़ाहमत की, जिसके बाद हमें छोड़ा गया। इसके बावजूद हमारे 100 से ज़ायद अफराद इस्लामाबाद पुलिस की हिरासत में हैं और उन्हें अदालत में पेश नहीं किया जा रहा है, जबकि हमारे 14 दोस्तों को जबरी तौर पर गुमशुदा कर दिया है और हमें उनके बारे में कोई मालूमात नहीं मिल रही हैं। जबकि डॉक्टर ज़हीर बलोच के बारे में भी हमें कोई मालूमात नहीं दी जा रही हैं। बलोच मुजाहिरीन ने हुकूमत को पुलिस की हिरासत में मौजूद तमाम मुजाहिरीन को पीर तक रिहा करने की डेडलाइन दी थी, जबकि आज बलोच यकजहती कमेटी ने दावा किया है कि कल रात 3:15 बजे सिविल कपड़ों में मलबूस अफराद पुलिस और सर्विलेंस कैमरों की मौजूदगी में हमारा साउंड सिस्टम उठाकर ले गए। उनका कहना है कि यह सब हमें हिरासा करने के लिए किया जा रहा है, जबकि इस मार्च को लीड करने वाली डॉक्टर महारंग बलोच ने जियो न्यूज़ को बताया कि कल रात हम पर हमला किया गया, जिसमें औरतों को हिरासा किया गया और हमारी चीज़ें उठाकर ले गए। कल रात जो है ना 3:30 बजे हम पर हमला किया गया। बंदूक बरादर लोग आए, औरतों को हरासा किया, हमारी चीज़ें उठा कर लेकर गए। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। अभी तो हमें ये भी खदशा लायक है कि जो इस्लामाबाद में जितने स्टूडेंट्स आए हमारे इस्तकबाल के लिए, उनकी प्रोफाइलिंग की जाएगी और अब जो ज़मीन बलोचों के लिए जो है ना बलूचिस्तान में तंग की गई थी, अब यहाँ विफाक में तंग होगी। इस्लामाबाद में सख्त सर्दी में ये मुजाहिरीन, जिनमें बच्चे, ख़वातीन और नौजवान शामिल हैं, वो खुले आसमान के नीचे खैमे लगाकर अपने लवाहिकीन की जबरी गुमशुदगियों और मावरा अदालत कत्ल के खिलाफ एहतजाज करने पर मजबूर है। इस्लामाबाद में जारी इस एहतजाज को आज 5वां दिन है, जबकि इससे पहले 13 दिनों तक यह एहतजाज तुरबत में जारी रहा। तुरबत से शुरू होने वाला यह एहतजाज 24 साला बालाज बलोच के मुबैना मावरा अदालत कत्ल के बाद शुरू हुआ था, जिसके बाद उनके लवाहिकीन और हज़ारों दीगर मुतासिरीन ने तुरबत में 13 दिनों तक मुजाहरा किया। लेकिन जब वहाँ उनके मुजाहरे का कोई नतीजा नहीं निकला तो इस मुजाहरे ने एहतजाजी रैली की सूरत इख्तियार कर ली और ये बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों और दीगर शहरों से गुजरता हुआ इस्लामाबाद पहुँचा। लेकिन इस्लामाबाद पहुँचने के बाद पहली रात को ही काफिले को इस्लामाबाद प्रेस क्लब जाने की इजाज़त नहीं दी गई, बल्कि उन पर लाठी चार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और इस दौरान सैकड़ों मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी किया गया। और जब इस मामले ने मज़ीद शिद्दत इख्तियार की तो इस पर निगरान वज़ीर आज़म की हिदायत पर 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई, जबकि जुमेरात को समाजी कारकुन और वकील ईमान मज़ारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तमाम मुजाहिरीन की रिहाई के लिए रुजू किया। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म और मुज़ाकराती कमेटी के ऐलान के बावजूद बलोच यकजहती कमेटी, जो इस पूरे एहतजाज को लीड कर रही है, उसका कहना है कि अभी तक हमारे तमाम अफराद को रिहा नहीं किया गया है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और रामपुर में बात करेंगे। अब से कुछ दिन पहले तक 43,000 पॉइंट्स से मुसलसल इजाफे के बाद 67,000 पॉइंट्स की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने वाली स्टॉक मार्केट का 100 इंडेक्स अब मुसलसल मंदी का शिकार है और आज तारीख की सबसे बड़ी गिरावट देखकर अपनी बुलंद तरीन सतह से 8,000 पॉइंट्स नीचे आ चुका है और आज 2,534 पॉइंट्स गिरकर 59,170 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया है। 19 दिसंबर को स्टॉक मार्केट ने एब्सोल्यूट नंबर्स में तारीख की दूसरी बड़ी गिरावट देखी थी और मार्केट 2,372 पॉइंट से गिरी और आज तारीख की सबसे बड़ी गिरावट देखी और मार्केट 2,534 पॉइंट से गिर गई है। दिसंबर के फ्यूचर्स की सेटलमेंट का यह आखिरी हफ्ता है। मार्केट में तेजी को देखते हुए लेवरेज में इजाफा हुआ। 30% तक की शरह सूद पर भी मार्केट में लेवरेज की डिमांड थी। 3 माह में मार्केट तकरीबन 60% बढ़ गई थी और अब 2 हफ्तों में 11% गिरी। तो क्या आर्जी गिरी है या फिर वो तेजी मसनूई थी? बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद मोहम्मद सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आपने बताया था जब मार्केट ने गिरना शुरू किया कि लेवरेज बहुत हो गया था, 30% तक की शरह सूद तक पर जाकर हो रहा था, मगर उसके बाद भी मार्केट गिर रही है। 8,000 पॉइंट्स निकल जाना, 11% की मंदी हो जाना, ये क्या मंदी आर्जी है या फिर तेजी बहुत ज्यादा हो गई थी जो कि फंडामेंटल्स को जस्टिफाई नहीं करती थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शाहज़ेब भाई। पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि देखें लेवरेज जो हम कह रहे थे काफ़ी दिनों से कि ज़्यादा था, मगर उस लेवरेज का जो 50% से ज़्यादा जो लेवरेज होता है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में होता है। और जिस तरह आपने बताया कि दिसंबर का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसके सिर्फ 3 दिन रह गए हैं, क्योंकि एक दिन छुट्टी हो गई थी, आज पहला दिन था। तो लोगों के पास 2 ही चॉइस होती हैं, या तो वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को अगले कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर लें या रोल ओवर कर लें या वो प्रॉफिट टेकिंग कर लें। तो ये जो दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट जब से एक्टिवली ट्रेड हुआ था, शुरू हुआ था 1 महीने पहले, तो बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं वो अभी भी गिरावट के बावजूद भी दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट में हैं। तो लोगों ने बेहतर समझा कि दिसंबर एंड है, हमारी बुक्स भी क्लोज हो रही हैं, अकाउंट्स भी ऑडिट होंगे, तो बेहतर है कि दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट को रोल ओवर करने की बजाय उसको फरोख्त कर दिया जाए। और जिस तरह आज हमने देखा भी कि कुछ स्टॉक्स में दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट की प्राइजेस जो रेडी की प्राइजेस से कम थी, जो ऐसा होता नहीं है। तो ये जो सारी सेलिंग है ये लेवरेज की वजह से, और लेवरेज में सबसे बड़ा लेवरेज दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में था। आपका जो दूसरा सवाल है कि क्या
तेजी आर्जी थी या मंदी आर्जी है, मेरे ख्याल में ये कम्बिनेशन है, क्योंकि मार्केट ने बढ़ना ज़रूर था। हमने अपनी रिपोर्ट भी निकाली थी जब ये 55,000 थी कि 75 हो जाएगी, तो मुझे खुद भी बज़ाहिर लग रहा था कि मार्केट ने बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो गई है। तो जब एक चीज़ तवक्कुआत से ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर वो जब गिरती है तो भी तवक्कुआत से ज़्यादा होती है। तो कोई फंडामेंटल इशू मार्केट के साथ नहीं है। हम तो ये देख रहे हैं कि जनवरी फरवरी में जब फर्टिलाइज़र स्टॉक्स और बैंक्स के रिजल्ट्स आएंगे जो अच्छे होंगे तो मार्केट शायद रिकवर कर जाए बहुत जल्द। और साथ में ये बताएगा कि एक तो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की बात है या फिर जो प्रॉफिट्स हैं आप कह रहे हैं वो अच्छे एक्सपेक्टेड हैं, आईएमएफ का प्रोग्राम, ये चीज़ें ऑन ट्रैक नजर आती है, मगर दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, कभी इलेक्शन कमीशन का फैसला आता है, उसके ऊपर फिर अदालत का फैसला आता है, लेवल प्लेइंग फील्ड के मामला, इलेक्शन, इसको मार्केट किस तरीके से देख रही है इन तमाम चीज़ों को? लेकिन थोड़ा बहुत उससे असर ज़रूर पड़ता है, क्योंकि मार्केट चाहती है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है वो स्मूथली हो जाए, तो इससे थोड़ा बहुत असर ज़रूर पड़ता है। मगर जिस तरह मैंने कहा, जो मेजर फैक्टर मार्केट की मंदी में या करेक्शन में रहा है वो लेवरेज का फैक्टर है, और वो लेवरेज भी उस वक्त आ गया है कि जब दिसंबर ख़त्म हो रहा है, और नॉर्मली दिसंबर के एंड में चाहे वो फॉरेनर्स हों या लोकल्स हों, वो ज़्यादातर या तो कुछ नहीं करते या फ़रोख्त करते हैं। तो इलेक्शन से थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर पड़ रहा है, मगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मार्केट का लेवरेज है। मगर मार्केट अगर स्मूथ इलेक्शन हो जाते हैं तो मार्केट के लिए ये एक पॉजिटिव खबर होगी। और ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन को लेकर मार्केट में कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, या शॉर्ट टर्म ही एक स्टेबलाइजेशन मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है, लॉन्ग टर्म में फिर कुछ ना कुछ खदशात हैं? देखिए, शॉर्ट टर्म में तो मेरे ख्याल में कोई मेजर कंसर्न नहीं है। अलबत्ता नई हुकूमत आएगी तो वो IMF के साथ क्या मुज़ाकरात करती है वो वक्त बताएगा। मगर शॉर्ट टर्म में तो जो इंडिकेटर्स हैं, जिसको हम कहते हैं की इंडिकेटर्स, जिसमें करेंसी है वो तो गेन कर रही है। 282-283 का रुपया हो गया है। जो इंटरेस्ट रेट है जो 21.5% का एक साल का टी-बिल फरोख्त हुआ था वो 21-21 हो गया है। तो जो इंडिकेटर हैं जो मार्केट को असरअंदाज करते हैं वो तो बल्कि पॉजिटिव हो रहे हैं। चूंकि मैंने कहा कि ये एक टेक्निकल वजह की वजह से मार्केट गिर रही है, तो मार्केट जो है वो जो इकोनॉमिक के अच्छे इंडिकेटर्स हैं उसको फरामोश कर रही है। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब, उसको आपने सुनी। आज बड़ा में इतना ही, दीजिए, अल्लाह हाफिज़।